वेलकम बैक टू द चैनल शिक्षा विद दीक्षा। इकोनॉमिक्स ऑफ इनोवेशंस में हम 4 चैप्टर तक अभी तक कवर कर चुके हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी आवर 5th चैप्टर और मैं पूरा इसमें आपको मेरा मेन मोटिव यही है इस वीडियोस को बनाने का कि आपको एग्ज़ाम्स के लिए हेल्प हो सके, ठीक है। और आपने ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मतलब नहीं है टाइम, मुझे लगता नहीं है कि इतना टाइम होगा। और अगर आप नहीं भी पढ़े हैं तो दिस इज़ द ओनली कहते हैं सोल्यूशन फॉर यू। आप इस वीडियोस को ही बार बार ही देखिए तो आप अच्छा नंबर ले आओगे, ठीक है। इसमें मैंने आपको एक तरीके से वो सब आपको एग्जांपल्स बताऊंगी कि जिससे आप रिलेट कर पाएंगे और इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, जिससे आप अपना आंसर्स भी अच्छे से फ्रेम कर पाओगे, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाता है पहला, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक डिसीजन। सो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक डिसीजन होता क्या है, इसको एक्सप्लेन करना है। देखो क्या लगता है आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रैटेजिक डिसीजन? ऐसे डिसीजन जो कि ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, असेसिंग द एग्जिस्टिंग स्टेज। आप सबसे पहले अगर कोई स्ट्रैटेजी बना रहे हो कुछ उसकी ग्रोथ वगैरह के लिए, आपको सबसे पहले एग्जिस्टिंग स्टेज की आप अभी हो कहाँ पे, कितने पानी हो, उसको अंडरस्टैंड करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेकेंड आपका आ जाता है कि फोकसिंग द नीड टू द टारगेट और टू द टारगेट फ्यूचर पोजीशन, की जो भी आपके टारगेटेड फ्यूचर पोजीशन है उसके लिए क्या नीड है, क्या क्या चीज़ों में आपने चेंजेस लेकर के आनी है, ये सब चीज़ों को भी समझना आपके लिए ज़रूरी होता है। थर्ड आपका होता है हेल्प्स टू सपोर्ट द कम्पिटिटिव एडवांटेज, कि कम्पिटिटिव एडवांटेज को किस तरीके से आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। क्या क्या चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें भी आपके डिसीजन अच्छा अगर आपने लिया होगा तो आप उसे अचीव कर सकेंगे, ठीक है। फोर्थ आ जाता है हमारा दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या की वर्ड्स लगे जो आपको करने चाहिए कि भैया ये एक तो पहली बात एग्जिस्टिंग स्टेज को असेस करता है, सेकंड बनाया किस लिए जाता है, फ्यूचर पोजीशन को अचीव करने के लिए, तीसरा अगर हम इसको अच्छे से कर लेते हैं तो हमारा कम्पिटिटिव एडवांटेज अचीव हो जाता है, एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है। इससे आप अपनी ये एक पूरी डिफाइन बना पाएंगे। अब आ जाते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस। एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एनालिसिस के लिए क्या क्या चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। अब आपने अगर पढ़ा हो पोर्टर्स के 5 फोर्सेस स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के टाइम पर, ठीक है, तो आपको पता होगा कि इसमें हम क्या क्या लिख सकते हैं, ठीक है। सो इसमें हमारा फर्स्ट आ जाता है कि असेसिंग द इंडस्ट्रीज राइवलरी, ठीक है, कि भैया जितने भी अभी कंप्यूटर हैं कितने कंप्यूटर हैं, क्या क्या उनके मार्केट शेयर्स हैं, इन सब की आपको एनालिसिस करनी पड़ेंगी। सेकेंड हमारा आ जाता है थ्रेट ऑफ पोटेंशियल एंट्रेंस, कि आप कहते हैं जो भी इनोवेशन लेकर के आ रहे हो फर्दर आपको टारगेट करने के लिए कौन सा बंदा आ सकता है कि उस इंडस्ट्री में, ये सब चीज़ों की आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तीसरा आता है बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स, कि जो भी आप इनोवेशन करने चाह रहे हो, ठीक है, उसके लिए जो भी रॉ मटेरियल्स, जो भी आपकी इनपुट्स लग रहे हैं, उसमें जो सप्लायर्स रहने वाले हैं उस मार्केट के, उनकी बार्गेनिंग पावर कितनी है, वो कितना इन्फ्लुएंस कर सकते हैं आपके प्राइसेस को, ठीक है। वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स, कि जो भी चीज़ आप सर्व करने जा रहे हो, जो भी प्रोडक्ट आप सर्व करने जा रहे हो, तो उसको फर्दर बेचने के लिए बायर्स के पास कितनी बार्गेनिंग पावर्स, कितना की चलती है भैया मार्केट में, कि वो अगर आपसे आपके प्राइसेस को तोड़वाना चाहे, उसको कम कराना चाहे तो करवा सकते हैं, वो चीज़ें इसमें रहती हैं। थ्रेट ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स, कि आपने जो इनोवेशंस करी हैं, आपकी कोई इनोवेशंस कितनी जल्दी कोई उस मार्केट में कॉपी कर सकता है या उसके जैसा कुछ लेकर के आ सकता है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आती हैं। सो इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं पोर्टर्स के 5 फोर्सेस के हिसाब से, ठीक है। सो ये आपको एनवायरमेंट एनालिसिस करनी पड़ती है बिफोर इंट्रोड्यूसिंग एनी इनोवेशन इन द मार्केट, ठीक है। इंटरनल एनालिसिस क्या होता है कि आपकी कोर कॉम्पिटेंसीज आपको पता तो होना चाहिए कि आप जो इनोवेशंस करने जा रहे हो आप उसमें एक्सपर्ट हो कि नहीं हो। आप कुछ चीज़ अगर बनाने जा रहे हो, अगर आप कुछ केमिस्ट्री का फॉर्मूला या कुछ ऐसी चीज़ बनाना चाह रहे हो, तो आप पहले ये तो देखो ना कि क्या आपको केमिकल्स वगैरह इन सबकी नॉलेज है भी या नहीं है। सो वो हमारी कोर कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफिकेशन में आ जाती है। सेकंड हमारा आता है डायनामिक कैपेबिलिटीज़, कि आपके उस कोर कॉम्पिटेंसीज को सपोर्ट करने के लिए और ऐसी कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं जो कि आपको कहते हैं बेनिफिट करा सकती है या आपका रीज़न बन सकती है एक कम्पिटिटिव एडवांटेज का मार्केट में, वो चीज़ें यहाँ पे आपकी इंटरनल एनालिसिस में आ जाती है। थर्ड आता है आपका क्वांटिटेटिव मेथड्स ऑफ प्रोजेक्ट, कि आपका जो प्रोजेक्ट आप बनाने वाले हो, जो आप सोच रहे हो, उसको लेकर के आपको ये एनालिसिस होना चाहिए कि भैया उससे आप कितना इनकम जनरेट कर सकते हो, सोच क्या रहे हो आपकी, आप इतने पैसे उससे कमा लोगे, उसकी इतनी फिजिबिलिटी है भी कि वो आपको इतना कमा करके दे सके। ये आपका क्वांटिटेटिव मेथड्स में, ये एनालिसिस में आ जाता है जब आपको प्रोजेक्ट सिलेक्शन करना होता है। क्वांटिटेटिव आता है कि जब आपको ये क्वांटिटी
क्वांटिटी लेवल पे ना होकर के क्वालिटी लेवल पे देखना आ रहा है कि भैया कोई आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी सी बनाने जा रहे हो, ठीक है, कि आपको लग रहा है कि भैया अब तो मैं ऐसी एक फीचर लेकर के आने वाला हूँ अपने प्रोजेक्ट में या अपने प्रोडक्ट में कि वो तो अनबीटेबल हो जाएगा, एकदम से मेरा मार्केट शेयर इंक्रीज़ हो जाएगा, ये हो जाएगा, आप ये सोच के आ रहे हो, तो वो चीज़ें एनालिसिस आपको होनी चाहिए। सो ये 4 चीज़ों की एनालिसिस आपकी इंटरनल लेवल पे होती है अगर आपको इनोवेशन कुछ भी डिवाइस करनी है तो उससे पहले। उसके बाद आता है टाइमिंग ऑफ द एंट्री फॉर द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। अब टाइमिंग ऑफ द एंट्री जहाँ जहाँ आएगा वहाँ पर आपने अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो चीज़ आपने एक्सप्लेन करनी है कि इसमें एक तो फर्स्ट मूवर होते हैं, एक अर्ली मूवर फॉलोअर होते हैं और एक लेट एंट्रेंट्स होते हैं, ठीक है। सो आपको ये टाइमिंग पता होनी चाहिए कि किस किस लेवल पे आप टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लेकर के आ रहे हो, कि क्या आप फर्स्ट मूवर हो, क्या आप अर्ली फॉलोअर हो, क्या आप लेट एंट्रेंट्स हो, ठीक है। आपकी इनोवेशन किस हिसाब से है, मार्केट उस टाइम पे किस तरीके से इवॉल्व कर रही है, किस तरीके से चल रही है, वो सब चीज़ आपको देख करके आपको पता होगा कि भैया आप पहले हो या अभी भी कुछ लोग ही आए हैं तब आप आ गए हो या आप एकदम लास्ट में आ रहे हो, ध्यान रखना पड़ेगा। ऑप्टिमल टाइमिंग ऑफ द एंट्री इनटू द मार्केट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द वेरियस फैक्टर्स। अब आपकी एंट्री भी जो है ना वो भी वेरी करती है कि आप किस तरीके से करने वाले हो, ठीक है। मतलब एंट्री अगर लेनी है तो क्या किस कहते हैं कौन सी लेवल की एंट्री लेनी है, तो वो भी ना फर्दर फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे कि पहला है कस्टमर का सर्टेनिटी, कि कस्टमर कैसा है, कस्टमर की डिमांड कैसी है, एक जैसी चीज़ों को डिमांड करता है या उसको हमेशा कहते हैं इनोवेशंस चाहिए, ठीक है। अगर हमेशा इनोवेशंस चाहिए सो कहते हैं आप कहते हैं उसके लिए फर्स्ट मूवर भी हो सकते हो, तब भी आप चल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, और आप किसी भी लेवल पर उस पर चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर उसको भैया वो हम अभी तक कहते हैं बहुत से स्टैंडर्ड चीज़ों को ही देखता आ रहा है, उसके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, तो आप फर्स्ट मूवर होंगे तो हो सकता है आप एकदम से जल्दी से जा करके कहते हैं मतलब हीरो एक आपका मूवमेंट हो जाए और आप पूरा मार्केट शेयर जो है वो कैप्चर कर लो एक बारी में साथ ही, ठीक है। सेकंड हमारा होता है स्कोप ऑफ द इनोवेशन इम्प्रूवमेंट। अब स्कोप क्या है इनोवेशन का, उसमें स्कोप है भी या नहीं है, वो चीज़ भी यहाँ पर हम वैल्यू करती है। अगर इनोवेशन है तो उसमें आपको फर्स्ट मूवर जाना चाहिए या अर्ली फॉलोअर जाना चाहिए। अगर आपको पूरी उसकी आइडेंटिफिकेशन या एनालिसिस आपकी है, तो अगर आपको लगता है कि हाँ भाई जो आपने फॉर्मूला बनाया है वो तो पूरा मतलब उसकी जो सुपर हिट होने वाली है वो मार्केट, तो आप फर्स्ट मूवर में जा सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं भैया दैट कुड बी द रिस्की केस, तो आप कुछ लोगों को पहले जानने दो, उसकी फर्दर स्टडी करो, फिर आप उसमें अर्ली फॉलोअर में जा सकते हो, ठीक है। थर्ड आता है अवेलेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब आप ये भी देख सकते हो कि जो आप इनोवेशन लेकर के जा रहे हो उसमें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स उसके हिसाब से हैं भी या नहीं है। जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो उसको ये भी देखना चाहिए कि भैया जो मैं बैटरीज़ वगैरह अपने व्हीकल्स में डालने वाली हूँ या डालने वाला हूँ तो उसमें वो बैटरीज़ ऑलरेडी अवेलेबल है या नहीं है, या पहले मुझे उसके लिए दिक्कत होगी। अगर आपको पहले पता हो तो पहले तो यही चीज़ बहुत चलती रहती है ना, डिबेट चलती रहती है कि भैया हमारे यहाँ पे तो चार्ज पॉइंट्स ही नहीं है बैटरी के, तो भैया इंडिया में तो ईवी जो है वो फ्लॉप हो जाएगी। तो अब उस हिसाब से क्या हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को भी उतना लेकर के चल रहे हैं कि हाँ भाई हमारे पास जो भी चार्ज पॉइंट्स हैं वो भी अवेलेबल हों, कि भैया जिससे मेरी मार्केट जो है वो स्ट्रॉन्ग रहे, मेरी जो मार्केट पोजीशन है वो स्ट्रॉन्ग रहे, ऐसे ही ना हो कि मैं ख़राब काम करूँ। तो इसलिए वो फर्स्ट मूवर ना होकर के वो पूरी तरीके से हम बोल सकते हैं अर्ली फॉलोअर्स में अब वो स्टेज आ चुकी है ईवी के केस में, ठीक है। अब उसके बाद आता है फोर्थ थ्रेट ऑफ द कम्पिटिटिव एंट्री, कि भैया कंपटीशन कितना है मार्केट में, ऑलरेडी कंपटीशन है, इसका मतलब आप फर्स्ट मूवर तो नहीं हो, ठीक है। तो फिर आप अर्ली फॉलोअर्स या लेट एंट्रेंट्स हो सकते हो। इंडस्ट्री डायनामिक्स कैसी है, इंडस्ट्री भैया एब्जॉर्ब कर पाती है जितने भी रिस्क वगैरह होते हैं उन सबको, या नहीं एब्जॉर्ब कर पाती है, सीधा आप एक दिन आए और वही आपका फर्स्ट और लास्ट डे हो गया है। तो ये इंडस्ट्री के डायनामिक्स में पता चलता है कि भैया इंडस्ट्री ने आपको लाइक किया भी या नहीं लाइक किया, ये कर भी पाएंगी या नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद हमारा आता है फाइनेंशियल रेजिलियंस, कि अगर आपके पास फाइनेंशियल सपोर्ट है, पूरा आपके वेल्थी पर्सन हो तो आप रिस्क ले सकते हो, तो आप फर्स्ट मूवर जा सकते हो। अगर आपको लगता है नहीं भैया मैंने तो अपनी किडनी तक सब कुछ दांव पे लगा दी है, अब अगर कहते हैं नहीं चला तो मेरे लिए बहुत हालत ख़राब हो जाएगी, तो आप उसके लिए अर्ली फॉलोअर्स या लेट एंट्रेंट्स ले सकते हो, ठीक है। डिज़ाइन डोमिनेंस क्या होता है, ये भी एक शॉर्ट नोट में आपका आ जाता है। डिज़ाइन डोमिनेंस वो होता है जब आपका प्रोडक्ट या आपका प्रोसेस ऑफ द प्रोडक्ट जो होता है कहते हैं वो एक तरीके से 50% मार्केट शेयर या मोर देन 50% मार्केट शेयर जो है लेकर के चलता है, तो वो आपका डिज़ाइन डोमिनेंस आता है कहलाता है, ठीक है। डिज़ाइन डोमिनेंस में क्या होता है कि मार्केट की ट्रेंड जो होती है ना उसमें डिज़ाइन डोमिनेंस में वो होती है तब जब आपको कहते हैं
इंक्रीजिंग रिटर्न एडॉप्शन होती है, ये उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें क्या क्या होता है कि भैया आपको एक लर्निंग इफेक्ट मिल जाते हैं, आपको पता चल जाता है कि क्या क्या मार्केट में चीज़ें चल रही हैं, क्या क्या नया नया हो रहा है, ये सब चीज़ें हमें इसमें पता चल जाता है। ठीक है, लर्निंग कब इम्पैक्ट आ जाता है, जब आपको एक तरीके से एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस अचीव होने लग जाती है, उसके फ़ायदे दिखने लग जाते हैं कि हाँ भाई नाउ आप इतना एफिशिएंट काम करवा पा रहे हो अपने प्रोसेस में या अपने प्रोडक्ट के लिए, जिससे आपको इतना बेनिफिट हो रहा है, इतनी आपकी कॉस्ट सेविंग हो रही है, वो चीज़ आपकी लर्निंग का वो इम्पैक्ट में आ जाती है। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी आपकी होती है कि भाई जब आपने ये मार्केट में डोमिनेंट चीज़ करी है, कुछ भी अच्छा काम किया है, तो आप उसको एब्जॉर्ब कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। आपकी मार्केट जो है ऐसा तो नहीं है कि उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, भैया सारे जो हैं वो चेंज के लिए रेजिस्टेंस हो गए हैं कि भैया नहीं हम तो ये चीज़ करेंगे ही नहीं, हम तो लेंगे ही नहीं, हमारे लिए जो भी पुरानी मशीन चल रही जैसी भी है वो वही प्यारी है, ये लेके चल रहे हैं, तो वो चीज़ हमारी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी में आ जाता है। ठीक है, फिर फोर्थ आ जाता है हमारा नेटवर्क बिल्डिंग की। नेटवर्क बिल्डिंग हमारी जो है वो अच्छी होती है अगर, तो हमारा इंक्रीजिंग रिटर्न मिल जाता है और एक तरीके से हम डोमिनेंस जो भी हमारा डिज़ाइन है उसको हम अच्छे तरीके से यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, अट्रैक्टिवनेस ऑफ द टेक्नोलॉजी बाय द कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अगर हमारा डोमिनेंस होता है एक तरीके से, अगर मेरी पूरी जो डिज़ाइन है वो डोमिनेंस डिज़ाइन है और उसका मार्केट शेयर बहुत अच्छा है, तो मेरे लिए बहुत ईजी है कि मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को भी बना दूँ मार्केट में। ठीक है, अगर मैं अगर जैसे कि मेरी ही जो ब्रांड है, अगर मैं उसमें अपना ईवी लेकर के आ रही हूँ और मेरी इतनी अच्छी पावर है मार्केट में, मैं इतनी वेल्थी की इतनी अच्छी पोजीशन में बैठी हूँ, तो मैं चाहूँगी तो मैं उसकी बैटरीज़ वगैरह भी मैं प्रोड्यूस कर सकती हूँ। सो वो चीज़ हमारी एक तरीके से बेनिफिट हमें मिल जाता है डोमिनेंट डिज़ाइन का वो। और उसमें क्या होता है हमें कि ये इंक्रीजिंग रिटर्न मिलते हैं हमें एडॉप्शन के, हमें उसमें बेनिफिट मिलता है। और बेनिफिट किस किस केस में मिलता है, ये सब केसेस में मिलता है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा चैप्टर 5 भी ख़त्म होता है। तो इसीलिए थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग।